हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग 17th ऑफ नवंबर टू 20th ऑफ नवंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरी करंट अफेयर सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि आपको पता चल गया होगा। जितने भी प्रीवियस या पुराने स्टूडेंट्स हैं जो कि लगातार इस करंट अफेयर सीरीज से जुड़े हुए हैं, उन सभी को ये बात पता चली होगी कि ये जो पूरी करंट अफेयर सीरीज है वो टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है। यानी कि इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग हर न्यूज को, यानी इंडिया या मध्य प्रदेश या वर्ल्ड में होने वाली हर एक न्यूज को कवर नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट या एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो चीजें इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। और इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करते हैं। ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, एमपी पटवारी, एसएससी और रेलवे पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या उनमें करंट अफेयर आता हो, ऐसे सभी एग्जाम में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो आप स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो आप सभी को एक बात पता होगी, या जिनको नहीं पता है तो हम लोग अभी जो करने वाले हैं वो क्विक रिवीजन करने वाले हैं। और इस क्विक रिवीजन में हम लोग बेसिकली करते क्या है, क्विक रिवीजन में हम लोग बेसिकली प्रीवियस लेक्चर का एक क्विक एनालिसिस करते हैं कि हमने क्या क्या चीजें वहां पर देखी थी या क्या क्या चीजें डिस्कस की थी। तो सबसे पहली न्यूज हमने क्या देखी थी, तो फर्स्ट नंबर की जो न्यूज हमने देखी थी कि 14th ऑफ नवंबर को रिसेंटली चिल्ड्रंस डे मनाया गया। आप सभी को पता है चिल्ड्रंस डे के बारे में, यानी कि बाल दिवस के बारे में। और ये चिल्ड्रंस डे बेसिकली क्यों मनाया जाता है, तो ये चिल्ड्रंस डे बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जवाहरलाल नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में ये सेलिब्रेट किया जाता है। और जवाहरलाल नेहरू जी को आप सभी जानते होंगे, इन्हें बच्चे प्यार से चाचा नेहरू के नाम से भी पुकारते थे। इसके अलावा ये पूरा चिल्ड्रंस डे या बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, तो बच्चों के अधिकारों, कल्याण और शिक्षा के बारे में जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये पर्टिकुलर ये दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल 14th ऑफ नवंबर को, जवाहरलाल नेहरू की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में। अब आप सभी को एक चीज पता चल गई हो, जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि इनके फादर का नाम क्या था। इनके फादर का नाम था मोतीलाल नेहरू, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा हमने देखा था मोतीलाल नेहरू जी इनके फादर, और इनका जन्म कहां हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। और कब जन्म हुआ था ये भी हमने देखा था, इनका जन्म हुआ था 1889, 14th ऑफ नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था। 14th ऑफ नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ। इसके अलावा हमने एक चीज और देखी थी कि इनकी सिस्टर का नाम क्या है। इनकी सिस्टर का नाम भी हमने देखा था विजय लक्ष्मी पंडित इनकी सिस्टर का नाम था। इस तरह से हमने देखा था। और इनकी डेथ कब हुई, तो हार्ट अटैक की वजह से 1964 में इनकी डेथ हो गई, यानी जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई। तो इस तरह से हमने सारी चीजें कवर की थी। आप सभी को ये वाली बात पता चल गई है। तो 14th ऑफ नवंबर क्यों मनाया जाता है, बच्चों के अधिकारों, कल्याण और उनके शिक्षा के बारे में जन जागरूकता, यानी लोगों को जागरूक करने के लिए कि बच्चों के अधिकार क्या हैं या बच्चों को शिक्षा किस तरह से देनी है। इस तरह की जागरूकता जनमानस में फैलाने के लिए ये पर्टिकुलर बाल दिवस मनाया जाता है, जिससे लोग जागरूक हों और अपने बच्चों को एक उचित शिक्षा या उनके कल्याण के बारे में कुछ अच्छा बेहतर कर सके। ठीक है। इसके अलावा अगली न्यूज हमने देखी थी, इंग्लैंड ने, आप सभी को पता होगा कि इंग्लैंड ने रिसेंटली क्या जीत लिया है, T20 मेंस वर्ल्ड कप। मैंने आपको ये वाली बात भी बताई थी। ये कहां आयोजित हुआ था, तो होस्ट कंट्री कौन थी, तो ये आयोजित हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। और किसको हराया इंग्लैंड ने, तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया था। आप सभी को ये वाली बात पता चल गई कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर T20 मेंस वर्ल्ड कप 2022 का जीत लिया खिताब। और ऑस्ट्रेलिया में ये सारा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराया गया था। इसके अलावा मैंने एक बात और बताई थी कि विराट कोहली यहाँ के, यानी पूरे मेंस वर्ल्ड कप के हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब इंग्लैंड की तरफ से किस प्लेयर को दिया गया, तो सैम करन को दिया गया था। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। थर्ड नंबर की न्यूज हमने क्या देखी थी, थर्ड नंबर की न्यूज, इसके अलावा मैंने आपको आईसीसी टूर्नामेंट कहां होने वाले वो सब कुछ बताया है। आप चाहें तो उस
प्रीवियस वीडियो को देखिए, आपको सारी चीजें डिटेल में पता चलेंगी। थर्ड नंबर की न्यूज जो कि मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय जनजातीय गौरव दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से भी, और साथ ही साथ ये इंडिया के करंट अफेयर में भी शामिल किया जा सकता है। जनजातीय गौरव दिवस प्रत्येक साल 15 नवंबर को मनाया जाता है, और ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के रूप में मनाया जाता है। बिरसा मुंडा से रिलेटेड आपको एक चीज और पता चली होगी कि इन्होंने एक रिवोल्ट लड़ा था या एक विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ, उसका नाम क्या है? कई बार एग्जाम में उस विद्रोह का नाम पूछा जाता है या उस रिवोल्ट का नाम पूछा जाता है। तो मुंडा या उलगुलान रिवोल्ट, उलगुलान रिवोल्ट के बारे में हमने देखा था। ये पर्टिकुलरली सामंती राज्य व्यवस्था के विरोध में किया गया रिवोल्ट था, और इस रिवोल्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मुंडा रिवोल्ट या उलगुलान रिवोल्ट। कई बार उलगुलान रिवोल्ट आया हुआ है कि किससे एसोसिएट करता है, तो आपको बताना है बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा या भगवान बिरसा, जिन्हें धरती अब्बा के नाम से भी आप जानते हैं। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस किया है। आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो से देखिए, मतलब प्रीवियस लेक्चर का सारा कुछ देखें करंट अफेयर, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आसानी से। ठीक है, तो इसके अलावा हमने क्या न्यूज देखी थी? इसके अलावा मैंने एक और न्यूज, फोर्थ नंबर की न्यूज का क्या बताई थी? तो फोर्थ नंबर में मैंने आपको बताया था नताशा पिर्क मूसर। ये कौन है? तो नताशा पिर्क मूसर ये फीमेल फर्स्ट कंट्री की कौन सी कंट्री की? तो मैंने आपको बताया था स्लोवेनिया, जो कि यूरोप में एक कंट्री है। मैंने आपको बताया था इटली के आसपास है, आपको दिख जाएगा। स्लोवेनिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। तो स्लोवेनिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। इसके अलावा मैंने आपको सारी चीजें मैप के थ्रू दिखाई भी थी कि स्लोवेनिया कहां पे है। तो यूरोप में है, यूरोप कॉन्टिनेंट में आपको एक देश मिल जाएगा स्लोवेनिया। वहां की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है? नताशा पिर्क मूसर। और इसके अलावा मैंने वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया था, और वहां की करेंसी। तो करेंसी क्या है आपको पता होगी, मैंने बताया था, जो लोग प्रीवियस लेक्चर को देखे हैं, वो है यूरो। और वहां की करेंसी यूरो है। उसके अलावा वहां की जो लैंग्वेज है वो स्लोवेनियन या इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज। तो इस तरह से आपको चीजें कवर करनी है। इसके अलावा फिफ्थ नंबर की न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कि मैंने आपको बताई थी, मेजर ध्यानचंद। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसी ना किसी एग्जाम में 110% रखा हुआ प्रश्न है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? 2022 का खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और इसके बारे में मैंने आपको एक बात और बताई थी, वो क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 का जिसे भी दिया गया है, इसका प्रीवियस नाम क्या था? तो इसका प्रीवियस नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, खेल रत्न अवार्ड। और ये खेल में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च पुरस्कार है। ये वाली बात भी मैंने आपको बताई थी। ये कब इंस्टीट्यूट किया गया? तो 1992 में इसे इंस्टीट्यूट किया गया, यानी लाया गया, तब से ये दिया जा रहा है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 का किसे दिया गया? शरत कमल अचंता को ये अवार्ड दिया गया। शरत कमल अचंता, जो कि क्या है? एक टेबल टेनिस प्लेयर है, इन्हें यह किताब दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। और आज भी हम लोग मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से एसोसिएटेड, यानी कि शरत कमल अचंता, जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, अवार्ड दिया गया है, इससे रिलेटेड एक न्यूज और है, जो कि हम लोग आज के करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे ऑलरेडी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के पहले रेसिपिएंट कौन थे? तो चेस मास्टर विश्वनाथन आनंद। फर्स्ट कौन थे? विश्वनाथन आनंद। और भी बाकी सारी डिटेल हमने कवर की थी। बाकी चीजें आप कहां से कवर करेंगे? डिटेल में वीडियो देखकर। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारी न्यूज़ों को कवर कर लिया। चलिए, तो आप बात करने वाले हैं, अगर आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगे या आपको ये एफर्ट अच्छा लगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है, और इस एफर्ट का मुझे कुछ मतलब समझ में आता है कि मैं जो एफर्ट कर रहा हूं वो सार्थक है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से। यानी ये एमपी की न्यूज है, और एमपी की न्यूज आपको पता है कि एमपी के एग्जाम में वैसे भी जनरली बहुत सारे करंट अफेयर्स नहीं होते हैं, लेकिन जो भी करंट अफेयर्स है उन सबको हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को।
कि अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम सीताफल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विल बी ब्रांडेड एज जंबो सीताफल। अब जंबो का मतलब क्या होता है आप सभी को पता होगा, आप इस तरह से सेंस लगा सकते हैं बड़ा या बहुत बड़ा। तो एक स्कीम है जो कि प्रत्येक मध्य प्रदेश के या पूरे देश में हर जगह ये चलाई जा रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मतलब एक जिला एक उत्पाद, यानी पर्टिकुलर मध्य प्रदेश में जितने जिले हैं, है ना, अगर किसी जिले मध्य प्रदेश के जितने जिले या किसी भी जिले में किसी कोई भी एक प्रोडक्ट जिसका उत्पादन जिसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है या बहुत जबरदस्त लेवल पर होता है, या उस पर्टिकुलर क्षेत्र की कुछ खासियत होती है कि आप ये जो पर्टिकुलर क्षेत्र का प्रोडक्ट है वो बहुत फेमस हो, तो ऐसे जिलों को या ऐसे प्रोडक्ट को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत उन्हें उनकी ब्रांडिंग की जाती है। यानी कि वो जो पर्टिकुलर चीज है, मतलब जो प्रोडक्ट किसी भी, मान लो एक आप किसी एक जिले में रहते हो, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हो मध्य प्रदेश के और वहां पर एक आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, सपोज ये है आपका प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट की अब ब्रांडिंग की जाएगी क्योंकि ये प्रोडक्ट अब आपके शहर के यानी उस पर्टिकुलर शहर के नाम से जाना जाएगा। तो इस तरह की कुछ ब्रांडिंग की जाती है अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। बिल्कुल आपको ये स्कीम तो समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आई है तो फिर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो हमने क्या बोला, एक जिला एक उत्पाद, यानी उस पर्टिकुलर जिले में का जो भी प्रोडक्शन या जो भी प्रोडक्ट होगा, अगर उसका प्रोडक्शन काफी हाई लेवल पर है या उस पर्टिकुलर एरिया की वो विशेषता है ना, कुछ इंपॉर्टेंस रखता है पर्टिकुलरली, तो हम लोग यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है, उसको इस स्कीम के अंतर्गत ब्रांडिंग करती है। और ब्रांडिंग के तहत आपको अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की जाती है तो आपको चीजें पता ही है कि जब ब्रांडिंग हो जाती है तो वो प्रोडक्ट उस शहर के नाम से जाना जाने लगता है। सिंपल सी बात है। तो ऐसा मध्य प्रदेश के किस जिले में सीताफल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो सीताफल को इंग्लिश में बोला जाता है, आप सभी को पता होगा, कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल बोला जाता है। और कस्टर्ड एप्पल यानी सीताफल आप सभी लोग जानते होंगे इसका एक पर्टिकुलर वैरायटी है, वो है जंबो सीताफल। जंबो सीताफल जो कि बहुत लेवल में बहुत बड़ा होता है, इसकी सारी मेजरमेंट भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये किस जिले की खासियत है, और उस पर्टिकुलर जिले में इस सीताफल यानी जंबो सीताफल का जबरदस्त प्रोडक्शन या लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्शन किया जाता है। और उस जिले का नाम क्या है, तो उस जिले का नाम है सिवनी। ध्यान रखना है, सिवनी जिला किस लिए फेमस है, जंबो सीताफल के लिए। सेम इसी तरह एक और शहर है, एक और सिटी है छतरपुर। छतरपुर में आप सभी कुछ, सॉरी छतरपुर में बोल रहा हूं, छिंदवाड़ा शहर में क्या किया जाता है, तो छिंदवाड़ा शहर में ऑरेंज उगाया जाता है, यानी ऑरेंज की खेती की जाती है। और ऑरेंज में भी कौन से ऑरेंज, यानी क्योंकि ब्रांडिंग कर दी गई है ऑलरेडी, छिंदवाड़ा का जो संतरा है उसकी ब्रांडिंग कर दी गई है मध्य प्रदेश इसी स्कीम के तहत, और उसे एक नया नाम दिया गया है। उसका नाम क्या है, सतपुड़ा ऑरेंज। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहले चीजें हो चुकी हैं, इसलिए हमने ऑलरेडी ये वाली बात को कवर कर लिया कि जो छिंदवाड़ा का संतरा है उसे किस नाम से जाना जाता है या किस ब्रांड नेम के थ्रू जाना जाता है, उसका नाम है सतपुड़ा ऑरेंज। ठीक है, तो इस तरह से चीजें हम लोग कवर करेंगे। तो सिवनी जिला जंबो सीताफल के लिए फेमस है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक कस्टर्ड एप्पल यानी एक सीताफल का जो वेट होता है वहां पर 600 से 700 ग्राम, यानी लगभग आप समझ सकते हैं 600 से 700 ग्राम मतलब आधा किलो से 200 ग्राम ज्यादा, इतना बड़ा सीताफल होता है। आप जो कि देख भी सकते हैं, इमेज में भी आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। तो इनका शेप बहुत जबरदस्त होता है और यहाँ पर सिवनी जिला जो कि सीताफल का जबरदस्त प्रोडक्शन करता है और इसे मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों या फिर मध्य प्रदेश के बाहर भारत में कई जगहों पर इसका निर्यात किया जाता है। ठीक है, बाकी वही सारी चीजें हैं। छिंदवाड़ा में सतपुड़ा ऑरेंज फेमस है और उसका ब्रांड नेम क्या है, सतपुड़ा ऑरेंज। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। तो इस तरह से हमने सारी चीजें कवर कर ली मध्य प्रदेश में ये न्यूज थी। इसके अलावा बात करते हैं अगली न्यूज की, जो कि ऑलरेडी हमने पेरिस 2024 यानी 2024 का जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं वो कहाँ होने वाले हैं, तो आपको ऑलरेडी ये वाली बात मैंने अगस्त के करंट अफेयर में बता दी थी। अगस्त के करंट अफेयर का पहला ही लेक्चर हमने दिया था और उसी लेक्चर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो अगला ओलंपिक होने वाला है वो कहाँ होने वाला है, 2024 में। 2022 का विंटर ओलंपिक कहाँ हुआ है, तो 2022 का रिसेंटली जो
इसी साल, क्योंकि हर साल होता है तो हर 2 साल में होता है, तो बीजिंग में हुआ है, बीजिंग चाइना। बीजिंग चाइना में 2022 का ओलंपिक हुआ, विंटर ओलंपिक। कौन सा ओलंपिक है? विंटर ओलंपिक। हो सकता है ये सारी चीजें कवर ना हो, तो अब जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो उनको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो 2022 में बीजिंग यानी चाइना में विंटर ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया गया, और वहां जो सबसे ज्यादा मेडल लाया है कंट्री, उस कंट्री का नाम क्या है? तो नॉर्वे। इंडिया का पार्टिसिपेशन वहां नहीं था, इस वजह से इंडिया के पर्सपेक्टिव से कोई न्यूज नहीं आई। आपको पता ही होगी, क्योंकि इन 3 मंथ में हमने कहीं पर भी बीजिंग ओलंपिक का नाम नहीं देखा। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि कोई भी ऐसी न्यूज मध्य प्रदेश इंडिया से रिलेटेड, क्योंकि इंडिया ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, इस वजह से वो न्यूज नहीं आई। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन एक वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अगला यानी 2022 का विंटर ओलंपिक कहां ऑर्गेनाइज किया गया? तो आपको याद रखना है बीजिंग चाइना। किस कंट्री ने सबसे ज्यादा मेडल जीते? तो नॉर्वे कंट्री ने सबसे ज्यादा मेडल जीते। ठीक है। और 2022 के बाद अगला जो ओलंपिक होने वाला है वो कहां होने वाला है? 2024 का वो है पेरिस में। कहां होने वाला है? पेरिस में। पेरिस में होने वाला है अगला ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स। और उसका रिसेंटली क्या हुआ है? मैस्कट रिवील हुआ है। और उस मैस्कट का नाम क्या है? तो उस मैस्कट का नाम है द फायरिक्स। बिल्कुल सिंपल है, आपको ये याद रखना है, द फायरिक्स। अगर आपको नहीं भी याद होता तो आप सिंपली 2 से 3 बार वीडियो देखिए, या फिर एक बार आपने वीडियो देख ली फायरिक्स पर फोकस कर लीजिए, फायरिक्स। और उसके अलावा आप एक बार पीडीएफ भी देख लीजिएगा, मतलब टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होइए और वहां से आप पीडीएफ को एक बार सिर्फ पढ़ लीजिए, तो आपको चीजें वैसे भी याद रहेंगी। और करंट अफेयर अगर आप रटने बैठेंगे तो वैसे भी नहीं याद रहेगा। आप सभी को ये वाली बात तो पता ही होगी, जो लोग तैयारी कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम तक तो नहीं याद रहता, लेकिन हम लोग अगर लगातार देखते रहें तो चीजें, क्योंकि आपको पता होगा कि हम लोग पूरे मंथ में 7 करंट अफेयर के लेक्चर आते हैं। 7 करंट अफेयर के लेक्चर अप्रोक्सीमेटली अगर उनका एवरेज देखा जाए तो 20 से 25 मिनट है ना, सिंपल सी बात है। तो 7 वीडियो में अगर पूरे महीने का करंट अफेयर कवर है तो बहुत अच्छी चीज है कि आपको 7 ही वीडियो देखनी है टोटल। तो इस तरह से आपको चीजें कवर करनी है। तो मैस्कट रिवील हुआ है, फायरिक्स। और मैंने आपको अगस्त के करंट अफेयर जब हुआ था तो मैंने बताया था कि पेरिस का जो 2024 का ओलंपिक है, यानी पेरिस में जो कंट्री होस्ट कर रही है वो कितनी बार, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पेरिस शहर है वो कितनी बार ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स को होस्ट कर चुका है? तो ये ऐसा करने वाला तीसरा देश है। ठीक है, तो तीसरा शहर है। तो पेरिस में 3 बार, कब 1900 में, 1924 में और अब 2024 में ये होस्ट कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है 1900, 1924 और 2024 में ये होस्ट कर चुका है ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स को। सिंपल सी बात है। इसके अलावा इसका मोटो क्या रहा है? तो इसका मोटो भी कई बार पूछा जाता है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बस इतना ध्यान रख लीजिए कि मोटो क्या है, अलोन वी गो फास्टर बट टुगेदर वी गो फर्दर। बिल्कुल सिंपल सा मोटो है, अलोन वी गो फास्टर बट टुगेदर वी गो फर्दर। ठीक है, मोटो तो नहीं पूछा जाता है जनरली। और जो मैस्कट है इसका, वो नॉन जेंडर स्पेसिफिक मैस्कट है। ये जो मैस्कट है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, यही है मैस्कट पेरिस 2024 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स का, जो कि नॉन जेंडर स्पेसिफिक है, यानी कि यहाँ पर किसी भी जेंडर को दिखाया नहीं है कि ये पर्टिकुलर कौन सा जेंडर होने वाला है। ठीक है, सिंपल सी बात है। और यहाँ का जो स्लोगन रहा है 2024 पेरिस ओलंपिक का जो स्लोगन होगा वो क्या है? गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन, ये पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में। रेस्ट ऑफ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मैस्कट पर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कितनी बार होस्ट कर चुका है पेरिस? तो 3 बार होस्ट कर चुका है। कब 1900 में, 1924 में और 2024 में। ये सारी बात मैंने अगस्त के फर्स्ट लेक्चर में आपको सारी चीजें बताई हुई है। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज है मध्य प्रदेश से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। वो न्यूज क्या है, चलिए देखते हैं। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया यानी पेशा एक्ट इंप्लीमेंटेड इन मध्य प्रदेश टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ ट्राइबल। अब जनरली आपको ये वाली बात नहीं पता होगी अगर जो तैयारी नहीं कर रहे हैं गहराई से। रेस्ट ऑफ आपने नाम सुना होगा पेशा एक्ट का। ये पेशा एक्ट क्या है? पेशा एक्ट का फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। क्या नाम है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। ठीक है, यानी शेड्यूल्ड एरियाज में जितने भी शेड्यूल्ड एरियाज गवर्नमेंट निर्धारित करती है, पर्टिकुलर कोई जिला हो सकता है या कोई गांव हो सकता है, तो कुछ एरिया को निर्धारित करती है कि ये एरिया पर्टिकुलर शेड्यूल्ड एरियाज वाला रीजन है, यानी कि वहां पर उस एरिया में शेड्यूल्ड ट्राइब या एससी और एसटी की जनसंख्या मोस्टली निवास करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया होगा, या मध्य प्रदेश
कि मध्य प्रदेश में ऐसे कौन से शहर हैं, तो अलीराजपुर, अलीराजपुर, अलीराजपुर और झाबुआ। आपको पता होगा ये शेड्यूल्ड ट्राइब वाले रीजन है, शेड्यूल्ड एरिया या शेड्यूल्ड ट्राइब वाले रीजन है। इसके अलावा इंदौर, इंदौर का आपको पता होगा कि यहाँ पे एससी की मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है ना। तो इस तरह से चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया अपने आप में ये पूरा फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो गया। फिर यहाँ पर यानी मध्य प्रदेश में ये इंप्लीमेंट किया जाने वाला है, इंप्लीमेंट होगा अब, है ना। इसकी घोषणा कब हुई, तो इसकी घोषणा हुई है रिसेंटली, जब 15 नवंबर को एक 15 नवंबर को एक सभा आयोजित की गई थी बिरसा मुंडा जी की जयंती पर, जिसमें हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, इसके अलावा हमारे सीएम और गवर्नर हमारे प्रदेश के यानी मध्य प्रदेश के सीएम साहब शिवराज सिंह चौहान और साथ ही साथ गवर्नर, सभी लोग मौजूद थे। और उसी टाइम पर यह घोषणा की गई कि पेसा एक्ट का इंप्लीमेंटेशन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। और ये पर्टिकुलर एक्ट क्यों बनाया गया है, तो ये पर्टिकुलर एक्ट जैसा कि आपको नाम से ही पता चल जाएगा, इस पर्टिकुलर एक्ट का मोटिव ये है कि शेड्यूल्ड एरियाज मतलब ऐसे एरियाज जहां पे मैक्सिमम ट्राइबल्स या मैक्सिमम जनजातियां निवास करती हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि उनका शोषण होने से रोकने के लिए, यानी कि उनका शोषण ना हो पाए, इस वजह से वहां पर एक ग्राम सभा बनाई जाती है या पंचायत का गठन किया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं इस एक्ट के अंतर्गत। तो बेसिकली तो इसलिए हम बोल रहे हैं ये क्या है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। सिंपल सी बात है, आपको पता चल गई है कि पर्टिकुलर ऐसे एरियाज, अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो पर्टिकुलर ऐसे एरियाज जहां पर मैक्सिमम ट्राइबल्स निवास करते हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पेसा एक्ट अधिनियम को लागू किया गया है। और इसके बारे में और भी हम लोग न्यूज जानेंगे। चलिए बात करते हैं अगली चीज। तो ट्राइबल्स की जो पॉपुलेशन है और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। पर्टिकुलरली सारी चीजें वैसे भी मैंने बता दी हैं आपको कि मध्य प्रदेश सरकार ने 15 नवंबर को राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम लागू किया। और इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है, तो मेन उद्देश्य ध्यान रखना है, ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी से आदिवासी आबादी को शोषण से बचाना है, यानी एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है ट्राइबल पॉपुलेशन को बेसिकली, है ना। किसका निर्माण करेंगे, तो इस एक्ट के तहत उन पर्टिकुलर एरियाज में पंचायत का गठन किया जाएगा, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं ग्राम सभाओं का गठन किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पंचायत पेसा एक्ट की, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। ये कब इंप्लीमेंट हुआ, तो ये 1996 का एक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये कब इंप्लीमेंट हुआ, तो ये ईयर भी आपको याद रखना है, ईयर क्या है 1996। इसके अलावा क्या, इसके अलावा ये पूरे भारत के किन राज्यों में इसका संचालन किया जा रहा है या इसका इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे 10 राज्य हैं जहां पर पेसा एक्ट 1996 का लागू किया गया है। और उन राज्यों के नाम क्या है, तो उन राज्यों का नाम है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखना है। अगर मैं ट्राइब्स की बात करूं मध्य प्रदेश में ट्राइब्स की बात करूं, तो यहां पर जो सबसे ज्यादा कौन सी ट्राइब्स निवास करती है, तो यहां पर भील ट्राइब सबसे ज्यादा निवास करती है। इसके अलावा इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से गोंड ट्राइब फर्स्ट नंबर पर है। तो गोंड मैक्सिमम पॉपुलेशन की इंडिया में किसका है, गोंड ट्राइब का है, जबकि मध्य प्रदेश में मैक्सिमम पॉपुलेशन किस टाइप का है, भील का है। ठीक है, तो आपको ये वाली बात भी याद रखनी है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड ये वाली बात हो गई। तो ऐसे कितने राज्य हैं, तो 10 राज्य हैं, नाम आपको इस स्लाइड में मिल गया है। कब लागू किया गया इस एक्ट को, तो 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। किस अनुसूची में, मतलब आपसे पूछा जाए कि जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं जो इस अधिनियम के तहत, वो किस अनुसूची में या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं किस शेड्यूल में इसका वर्णन किया गया है, तो 5th शेड्यूल में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल में ऐसे एरियाज को बताया गया है। चलिए, तो सारी चीजें कवर हो गई। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज है क्लाइमेट, मतलब थोड़ा इंडेक्स से रिलेटेड न्यूज है। और आपको पता होगा इंडेक्स से रिलेटेड न्यूज आती रहती हैं एग्जाम में, जो भी एग्जाम लोग दे रहे हैं, तो आपको पता होगा कि इंडिया की रैंक क्या रही है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो सारे इंडाइसिस की रिपोर्ट आती रहती हैं। और उसमें क्या इंडिया की रैंक रही है, सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। जब भी ऐसी कोई रैंक आएगी,
उन सबको हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली क्लाइमेट चेंज इन परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 का लॉन्च हुआ है और इसमें टोटल 63 कंट्रीज में इंडिया की रैंक क्या रही है, इंडिया की रैंक रही है 8। तो आपको क्या रखना है, एक नोट बनाना है, नोट्स में आपको लिखना है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक क्या रही है, 8th नंबर इसकी रैंक रही है। ठीक है, और ये जो क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस है ये फोर कैटेगरीज में दिया जाता है, 4 कैटेगरीज में दिया जाता है। वो है ग्रीन हाउस गैस इमिशन, यानी कि कितनी ग्रीन हाउस गैस का इमिशन किया जा रहा है, रिन्यूएबल कितने एनर्जी का कितना रिन्यूएबल किया जा रहा है या एनर्जी का कितना यूज किया जा रहा है, इन सब बेसिस पर ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को दिया जाता है और उसमें इंडिया की रैंक क्या रही है, 8th रैंक रही है। इसके अलावा इंडिया की रैंक 2022 और 2021 यानी 2021-22 में इसकी क्या रैंक थी, तो 2021 और 2022 में इसकी रैंक सेम थी और इसकी रैंक क्या थी, 10th नंबर। जबकि बात करें 2020 में, तो 2020 में इसकी रैंक क्या थी, 9th रैंक थी। अब क्या रैंक है, तो अब रैंक है यानी 2023 में इसकी रैंक क्या होने वाली है, 8th रैंक होने वाली है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले इंडाइसिस की। तो अगला इंडेक्स था रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में बेसिकली एक रिपोर्ट दी गई, किसके द्वारा दी गई, तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो कि इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट दी गई जिसमें इंडिया की रैंक क्या रखी गई, 77, यानी आउट ऑफ 140 यानी 140 देशों में इंडिया की रैंक क्या रही है, इंडिया की रैंक रही है 77 यानी 77। तो आपको ये ध्यान रखना है रूल ऑफ लॉ, यानी कि यहाँ के रूल्स जो हैं, पर्टिकुलरली यहाँ के जितने भी रूल्स हैं, चाहे जस्टिस से रिलेटेड हो, चाहे करप्शन से रिलेटेड हो, चाहे जितने भी रूल्स हैं, उन सभी का एक क्विक एनालिसिस किया जाता है, एक एनालिसिस किया जाता है और उस बेसिस पर कितना ये लोगों से फ्रेंडली है, यानी कि यहाँ के जो लॉज हैं कितने फ्रेंडली हैं, कितने फ्रेंडली नहीं है, इस बेसिस पर ये इंडेक्स को तैयार किया जाता है। और ये पूरे इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही है, तो इंडिया की रैंक रही है 77th, यानी 140 कंट्रीज में इंडिया की रैंक रही है 77। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 इंडिया की रैंक क्या रही है, 77। और जबकि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही है, 7th। अगर आपसे पूछ लिया जाए 2022 में क्या रैंक रही है इसमें, तो आपको क्या बताना है, 10th रैंक रही है। ठीक है, जबकि 2023 में क्या रैंक है, 8th रैंक है। सिंपल सी बात है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मैं 100% गारंटी ले सकता हूं कि किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और ये न्यूज हो सकता है कि आपको अभी के एग्जाम में ना देखने को मिले, लेकिन 2023 के जनवरी फरवरी या फिर आप ऐसा कह सकते हैं मार्च में जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ एथलीट्स कमीशन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की एथलीट आयोग की अध्यक्ष किसे, यानी भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है, एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है। और इस प्लेयर का नाम आप सभी को पता होगा, इस प्लेयर का नाम है मैरी कॉम। तो मैरी कॉम को चेयरपर्सन ऑफ एथलीट्स कमीशन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि आप वो एक एसोसिएशन है, एक ओलंपिक एसोसिएशन है, उसमें एक कमीशन है, एक आयोग है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का एक आयोग है, वो उस आयोग का नाम है एथलीट आयोग और उसका अध्यक्ष किसे चुना गया है, मैरी कॉम को। और जबकि उपाध्यक्ष किसे चुना गया है, तो उपाध्यक्ष की बात करें या वाइस चेयरपर्सन की बात करते हैं हम लोग, तो वाइस चेयरपर्सन मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एक और न्यूज है किससे रिलेटेड, शरद कमल अचंता से रिलेटेड। शरद कमल अचंता जो कि रिसेंटली जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 का मिला है, उन्हीं को वाइस चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। तो शरद कमल अचंता जो कि एक क्या है, टेबल टेनिस प्लेयर हैं, उन्हें रिसेंटली मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 का प्राप्त होने वाला है 30 नवंबर को, और 30 नवंबर को प्राप्त होने वाला, और इन्हें ही एथलीट आयोग का वाइस चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है या उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो मैरी कॉम क्या है, अध्यक्षा है, जबकि वाइस चेयरपर्सन यानी कि उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष हैं शरद कमल अचंता। ठीक है, जो कि एक टेबल टेनिस प्लेयर है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलिए बात करते हैं इसका फाउंडेशन कब किया गया, तो इसका भारतीय ओलंपिक संघ का फाउंडेशन किया गया 1927 में और जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है।
सारी चीजें आपको पीडीएफ में मिल गई, बिल्कुल जो जो इंपॉर्टेंट थी सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। इसके अलावा अगर मैरी कॉम जी के बारे में बात करें, मैरी कॉम जी के बारे में बात करें तो ये 6 टाइम वुमेन वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियन है। 6 बार 6 टाइम्स ये क्या है, वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन है। वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन यानी एक बॉक्सर है ये, और ये जो कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन है। 6 बार इन्हें खिताब मिला हुआ है। ठीक है, इन्हें क्या नियुक्त किया गया है, चेयरपर्सन ऑफ एथलीट कमीशन। चलिए मैरी कॉम के अलावा 10 अलग, मैरी कॉम के अलावा क्योंकि वो तो अध्यक्ष बन गई, अब और कौन बन गया, और भी हमने देखा शरद कमल अचंता क्या बन गए हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट। तो कुछ मेंबर्स भी होंगे, उन मेंबर्स का नाम भी हम लोग देख लेते हैं। तो उन मेंबर्स में पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, गगन नारंग, इसके अलावा शिवा केशवन, शरद कमल, रानी रामपाल, भवानी देवी, बजरंग लाल और ओम प्रकाश सिंह करहाना, ये सब क्या है, मेंबर्स हैं। तो अदर 6 मेंबर, देखो 2 नंबर आपको याद मेजरली किसका रखना है, मेजरली आपको याद रखना है एमसी मैरी कॉम अध्यक्ष, इसके अलावा उपाध्यक्ष कौन है, शरद कमल अचंता। शरद कमल अचंता जो कि क्या है, एक टेबल टेनिस प्लेयर है, और उन्हें ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाने वाला है। अभी रिसेंटली 30 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा मैंने एक चीज और बताई थी जो कि मुझे अभी याद आ रही है, 25 यानी कि 25 स्पोर्ट्समैन को अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए बात करते हैं टेबल टेनिस फेडरेशन की। हमने प्रीवियस लेक्चर में टेबल टेनिस के बारे में तो देखा था, लेकिन ये एक स्लाइड डालना मुझे भूल गया था, तो हम लोग उसे यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि टेबल टेनिस प्लेयर हमने देखा कौन है, शरद कमल अचंता। नाम तो बिल्कुल आपको जुबान पर रटा होना चाहिए, शरद कमल अचंता का। जैसे आपको याद होगा डायमंड लीग का खिताब पहली बार किसने जीता, नीरज चोपड़ा ने जीता था, जैसा कि मैंने आपको बताया था करंट अफेयर्स में। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीता था, जेवलिन थ्रोअर है नीरज चोपड़ा, उनका नाम आप सभी को रट गया होगा। वैसे ही आपको याद रखना है टेबल टेनिस प्लेयर शरद कमल अचंता, 110% किसी ना किसी एग्जाम में आएगा शरद कमल अचंता जी का नाम, जो कि एक टेबल टेनिस प्लेयर है। और इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, लुसाने स्विट्जरलैंड में। और ये टेबल टेनिस आयोजित करने वाली एक गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, इंटरनेशनल बॉडी है, जिसको सेट कब किया गया था, जिसका सेटअप किया गया था 1926 को। तो सिंपल सी बात होगी, टेबल टेनिस का एक फेडरेशन है, एक आयोग है, और जिसे सेटअप किया गया 1926 को। और इसका हेडक्वार्टर मेजरली आपको याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, लुसाने स्विट्जरलैंड में। चलिए बात करते हैं इसके करंट प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट कौन है, पेत्रा सॉर्लिंग इसके करंट प्रेसिडेंट। बात करते हैं अगली चीज की। तो अगली न्यूज है, गवर्नमेंट ने रिसेंटली अपॉइंट किया है डॉक्टर अरविंद विरमानी एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। अब नीति आयोग से रिलेटेड आपको सारी चीजें मैंने ऑलरेडी कई बार बता दी है। नीति आयोग जो कि सक्सेसर है किसका, जो कि सक्सेसर है प्रीसीडिंग प्लानिंग कमीशन का। प्लानिंग कमीशन इसे बोला जाता था पहले, अब क्या बोला जाता है 2015 से नीति आयोग। नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो ये वाली बात भी आपको बता दिया था मैंने कि प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। और करंट प्राइम मिनिस्टर क्योंकि कौन है, नरेंद्र मोदी जी, तो इसके करंट चेयरपर्सन भी कौन है, नरेंद्र मोदी जी। इसके अलावा वाइस चेयरपर्सन के बारे में मैंने आपको बताया था, वाइस चेयरपर्सन कौन है, और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बारे में बताया था। तो वाइस चेयरपर्सन कौन है, सुमन बेरी, ये वाली बात भी हमने देखी थी, सुमन बेरी। वाइस चेयरपर्सन कौन है, सुमन बेरी। कई बार एग्जाम में ये आ चुका है ऑलरेडी, ये अभी रेलवे का एग्जाम जो हुआ था उनमें भी ये वाला क्वेश्चन आया था, सुमन बेरी, तो आपको ध्यान रखना है। सीईओ कौन है, तो सीईओ के बारे में मैंने बताया था आपको, परमेश्वरन अय्यर साहब है, अय्यर साहब इसके सीईओ हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखना है। कब से आया हो, 2015 से इसका नामकरण क्या कर रख दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। तो उसके एक फुल टाइम मेंबर को नियुक्त किया गया है, यानी नीति आयोग के ही एक फुल टाइम मेंबर किसे नियुक्त किया गया है, डॉक्टर अरविंद विरमानी। डॉक्टर अरविंद विरमानी को एक फुल टाइम मेंबर नियुक्त किया गया है, जो कि क्या है, एक सीनियर इकोनॉमिस्ट है ना, अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं, और ये भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा अदर मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो नीति आयोग के अदर फुल टाइम मेंबर कौन कौन से हैं, तो ये वाली बात भी हमने डिस्कस कर ली कि अदर एग्जिस्टिंग मेंबर हैं वीके सारस्वत, रमेश चंद्र और वीके पॉल। तो इनका नाम बस आप देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, वैसे आने की संभावना कम है, लेकिन आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन को एलिमिनेट करने में ये सहायता करते हैं। तो वीके सारस्वत एक फुल टाइम मेंबर है, रमेश चंद्र और वीके पॉल,
ठीक है, तो इनको आप एक बार देख लीजिए। तो इसलिए हमने इस न्यूज को कवर किया क्योंकि रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं डॉक्टर अरविंद बिरवानी एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया सुमन बेरी वाइस चेयरमैन है, वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी नीति आयोग के, और सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर, सिंपल सी बात है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? परमेश्वरन अय्यर। और चेयरमैन की बात करें तो कौन है? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइज मनी ऑफ मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से ध्यान से देखा होगा तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। आपके ऑप्शन है 10 लाख रुपीज, 15 लाख रुपीज, 20 लाख रुपीज और 25 लाख रुपीज। इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आप इसको आप चीजें अगर लिखते हैं तो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहती हैं, इस वजह से ये प्रैक्टिस क्वेश्चन को डाला जाता है। आप जरूर इसका जवाब दीजिए, आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रहेंगी। इसके अलावा आपका अगला क्वेश्चन है जनजातीय गौरव दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट ऑफ द ईयर। तो जनजातीय गौरव दिवस साल के किस दिन को ये मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 14th ऑफ नवंबर, 15th ऑफ नवंबर, 16th ऑफ नवंबर और 17th ऑफ नवंबर। इसके अलावा ये हो गया आपका ऑप्शन, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं क्योंकि जल्दबाजी में चीजें हो गई। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका जवाब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, जिससे आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रहेंगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो, अच्छा या बुरा, जो भी आप देते हैं सुझाव, या फिर अगर आप कुछ अच्छा बोलना चाहते हैं तो आप मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से, या फिर आपका कोई भी सजेशन है, आप मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे टेलीग्राम या फेसबुक से जुड़कर आप मुझे अपना सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा एक आप अच्छा फीडबैक, अगर आपको अच्छा लगता है, ये पूरा सेशन अच्छा लगता है, तो आप एक अच्छा फीडबैक यूट्यूब कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे दे सकते हैं, जिससे हमें और भी अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। तो हम लोग लगातार आपके लिए अच्छा कर रहे हैं और उसी के लिए तत्पर है। ठीक है, तो हम लोग मिलने वाले हैं, और अब साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे चीजें और भी अच्छा हो, और भी अच्छे तरह से हमारा चैनल ग्रोथ करे, हमारा परिवार बढ़े, हमारी टीम बढ़े स्टडी आपके साथ की। और इसी के साथ आप सभी रिवाइज करते रहिए, आप सभी अपना ख्याल रखिए। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में अगले करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।